बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 इज़ हेयर। इसका टॉपिक है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग, कि आपने पढ़ना कैसे है और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। यानी कि एक तो होता है ना सिर्फ रीड कर लेना, सिर्फ आपने आंखों से एक बार पढ़ लिया सारा, आपको समझ नहीं उसमें क्या है। रीडिंग को अंडरस्टैंड भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात याद रखनी है इस लेक्चर में भी, सब में भी, कि आपका जो लेक्चर है 5-6 पेजेस का या जितना भी है, आपने इसको क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपने सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यही इधर भी चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपने कंसेप्चुअल पढ़ना है। हम इसको देख लेते हैं रीडिंग में हमें क्या क्या समझाया हुआ है कि रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज़। कि अपनी पढ़ाई में कामयाब होने के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो महारत हासिल होनी चाहिए, वो क्या है? रीडिंग। पुअर रीडिंग में बी आ प्रॉब्लम फॉर मैनी ऑफ यू। बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है पुअर रीडिंग की, यानी कि वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते। बट इट इज़ नॉट अ होपलेस वन। लेकिन ये नाउमीदी नहीं है। आप अगर कोशिश करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी अ गुड रीडर। We have been learning ways in which you can improve your reading comprehensive. Remember, this will only be an introduction. You must continue to read and practice on your own. You learn to read by reading. कह रहे कि इस लेक्चर में हम कुछ रीडिंग की चीज़ें सीखेंगे जिससे आप रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। आपकी रीडिंग अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, खुद से रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश आप लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ लें, नॉवेल्स पढ़ लें या न्यूज़पेपर पढ़ा करें, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, वोकैबुलरी भी डेफिनेटली अच्छी होगी। आर मेन कंसर्न इज़ इम्प्रूव योर कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंस कहते हैं किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, अंडरस्टैंड करना। कि अब देखें ना, ये पैराग्राफ मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ गई इसमें क्या है। वैसे आप रीड कर लेते तो आप इसको कम्प्रीहेंड ना कर पाते, सिर्फ रीड कर लेते। अब मैंने समझाया आपको एक एक लाइन की ट्रांसलेशन, तो आपने इसको कम्प्रीहेंड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, इधर यही कह रहे हैं आपके लेक्चर वाले कि आप उनका जो मेन कंसर्न है, मेन जो जिस चीज़ को उन्होंने कंसिडर करना है, वो ये है कि आपकी कम्प्रीहेंशन अच्छी हो जाए, आपकी ग्रास्पिंग जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो अच्छी हो जाए, आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। ठीक है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। कि आपकी रीडिंग की स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन कंप्रीहेंड करने की स्पीड ना हो, अंडरस्टैंड करने की स्पीड ना हो। तो जो मेन फोकस है वो अपने कंप्रीहेंशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, ग्रैस्पिंग पे करना है। ओके, you may continue think that if you read rapidly your comprehension will suffer. This is a false assumption. As you push yourself to read slower, you may find that you comprehend less. ऐसी बात नहीं है कि अगर आप तेज़ी से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से comprehend नहीं कर पाते। ऐसी भी बात नहीं है कि अगर आप आहिस्ता से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा comprehend कर पाएंगे। ये बात है कि आपका स्टफ़ कैसा है, मटेरियल कैसा है, आपकी comprehension ability कैसी है, या फिर आपकी रीडिंग स्किल्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ भी आपने याद नहीं करना। ये वोकलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, बाकी आपने समझना है। ठीक है, वन काज ऑफ स्लो रीडिंग इज़ वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन है कि आप देखें, आपने देखा होगा कुछ लोग मैसेज रीड कर रहे हो ना, मैसेज पढ़ रहे हो, यानी कि टेक्सटिंग करते हैं, उसको भी वो लिप्सिंग करके पढ़ते हैं। बेशक वो आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन उनके लिप्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ऐसे ही वो स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ भी मैगजीन वगैरह पढ़ें, लिप्स उनके ना मूव कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं वोकलाइजेशन। बेशक आपकी आवाज़ आए या ना आए, लेकिन ये जो मूवमेंट है ना लिप्स की, ये भी स्लो रीडिंग का काज है। अगर आप ऐसे करते हैं, आपकी ये हैबिट है, तो इसको ख़त्म करें। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल ज़्यादा अच्छी होगी। इसको कहते हैं वोकलाइजेशन। ओके, द फॉर्मिंग ऑफ द साउंड्स ऑफ ईच वर्ड इवन दो यू मे नॉट से देम अलाउड। वही बात जो आपको समझाई कि हर लफ्ज़ को साउंड करना, अपने लिप्स को मूव करना, बेशक आप उसको ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ रहे, इसको वोकलाइजेशन कहते हैं। वोकलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स। इट इज़ अ श्योर साइन दैट द रीडर इज़ अ पुअर रीडर। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है, आम होता है, और ये एक साइन है कि आप अच्छे रीडर नहीं हैं। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको ख़त्म करें। सो लर्न टू रीड विद योर आइज एंड माइंड एंड नॉट विद योर लिप्स। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताई, होंठों से नहीं, आंखों से और दिमाग से पढ़ना सीखें। होंठों को नहीं मूव करना, लिप्स को मूव नहीं करना। इन सिंपल वर्ड्स, रीड साइलेंटली। ओके, यही मेन बात है कि लर्न टू रीड साइलेंटली। ये हो गया एक। अगर आपकी हैबिट है तो इसको ख़त्म कर दें। इफ़ यू लर्न टू रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ राइटिंग rhetoric, it will help improve your reading. If you learn to understand why a piece of text or writing was written, what it says, both in our statement and major subpoints, and how the author or writer has made those major statements and the minor subparts fit in, it will help you improve reading of the reading text. इसमें ये बात बताइए पूरे पैराग्राफ में कि अगर आपने रीड करना है ना अच्छे से, आपको वाई, हाउ एंड व्हाट, इन 3 सवालों के जवाब आने चाहिए।
कि जिसने लिखा है, जो टेक्स्ट आप रीड कर रहे हैं उसने क्यों लिखा है, उसको कैसे लिखा है, उसमें क्या लिखा है। इन सवालों को जब आप समझ लेंगे ना तो आपकी रीडिंग का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, आपकी रीडिंग जो कंप्रीहेंसिव भी होगी, आप उसको ग्रैस्प भी कर लेंगे, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ओके, all successful writers work along these lines. The way they write will provide answer to 3 questions: why, what and how. कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो इन 3 सवालों का जवाब अपनी राइटिंग में देते हैं, और जो अच्छा रीडर होता है वो इन 3 सवालों के जवाब ही राइटिंग में से ढूंढता है, जिनको वो ग्रैस्प करता है, अंडरस्टैंड करता है कि लिखा क्यों है, क्या लिखा है, उसको कैसे लिखा है। ठीक है, an important part of reading is realizing that everything you read has an author or writer who has something to say. आप कुछ भी पढ़ें, डेफिनेट बात है कि अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसका कोई मकसद होगा ना लिखने का। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर उसने लिखा है तो क्यों लिखा है, मतलब हमने उस तब का पर्पज़ ही जब फोकस करना है, उसको ही कंसिडर करना है, सर्च आउट करना है, तो आप उसी को कंसिडर करेंगे ना अपनी रीडिंग में। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग इज रियलाइजिंग दैट एवरीथिंग यू रीड हैज़, हाँ कि जिसने भी लिखा है उसका कोई मकसद है लिखने का, पर्टिकुलर वे और मैनर है, एक मखसूस अंदाज में उसने लिखा है। यू एज अ सक्सेसफुल रीडर मस्ट अप्लाई द सेम टेक्निक दैट द राइटर यूज, द क्वेश्चन वाई, वट, हाउ एंड डिकोड दैट ही हैज़ सेड। आपको वो डिकोड करना है, वो जो कहना चाहता है उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अगर आप ये कर पाए तो इसका मतलब है आप एक अच्छे रीडर हैं। टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने देखे ना, वाई, वट एंड हाउ। अब वाई का आंसर करने के लिए आपने क्या करना है, रिमेंबर द ऑथर इज अ पर्सन हु हैज़ अ रीजन फॉर राइटिंग अ गिवन पीस ऑफ टेक्स्ट, कि जिसने लिखा है उसके पास कोई वजह है तो तभी उसने लिखा है ना टेक्स्ट। आपको कोई चीज़ एडवर्टाइज करना चाह रहा है, आपको परसू करना चाह रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, कोई भी रीज़न, जो रीज़न है वो आपने ढूंढनी है वाई क्वेश्चन में। ओके, and who works from a personal point of view. As a skilled reader, you must fully understand and evaluate what you read. The writer has a purpose in writing. You must recognize that purpose, align with purpose as two other things which are known as attitude and tone. वाई के क्वेश्चन में आपने राइटर का पर्पस ढूंढना है, और पर्पस के साथ आपने 2 चीज़ों पे और फोकस करना है, उसका एटीट्यूड और उसकी टून। उसकी टून कैसी है और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपको गुस्से से समझा रहा है, प्यार से, मतलब आपको परसू कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें आपने वाई के क्वेश्चन में फोकस करनी है। ये राइटर्स की क्या होंगी, फीलिंग्स होंगी, ये एक्सप्रेस करेंगी फीलिंग्स को, ये सारी चीज़ें वाई क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड हो गया? There are 3 common purposes of communication. वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई कि या तो वो आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा, या परसू कहते हैं किसी चीज़ के लिए उकसाना, किसी बात को करने के लिए एग्री करना, या परसू करेगा या आपको इंटरटेन करेगा, यानी कि जैसे जोक्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, वो इंटरटेन कर रही होती हैं। ये 3 मेन पर्पज़ है कम्युनिकेशन के। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि हाउ मैनी पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 मेन पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन: टू इन्फॉर्म, टू परसू एंड टू इंटरटेन। ये याद कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। When the purpose is to inform, जब आपका पर्पज़ हो इन्फॉर्म करना किसी को, the writer gives information on fact about the topic or subject he is writing about. When the purpose is to pursue, the aim is to convince. वही बात जो मैंने आपको बताई कि जब इन्फॉर्म करना उसका पर्पज़ हो तो वो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। जब उसका पर्पज़ हो परसूट करना तो वो आपको कन्विंस करेगा, किस चीज़ करने के लिए उकसाएगा, एग्री करेगा। Convince the reader to agree with the writer's point of view. Definitely. Here also writers may give fact, but their main goal is to promote an opinion. For the third purpose, which is to entertain, the author appeals to the reader's senses and imagination with the aim of amusing and delight. मतलब आपको बताएगा, जैसे आपने जोक्स नहीं पढ़े कि ऐसे होता है, मतलब समटाइम्स जोकर्स की वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया होता है। इमेजिनेशन एक क्रिएट होती है जिसका पर्पज़ होता है आपको इंटरटेन करना। हो गया? Next is closely related to the question of purpose is the matter of attitude. अब पर्पज़ हमने वाई क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा, उसके साथ एटीट्यूड और टून ये 2 क्वेश्चन रिलेट करते थे वाई वाले में जो फर्स्टली पढ़ा, अभी 3 टाइप से ऊपर। What is the writer's attitude toward his purpose? जो उसका लिखने का मकसद है उसकी तरफ उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या आपको परसू कर रहा है, या क्या उसका मकसद क्या है, ये आपने समझना है। किससे भला? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अब हम ये पढ़ रहे हैं ना आपका लेक्चर, इसका क्या पर्पज़ है आप खुद बताएं। इसका ये पर्पज़ है, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। इसका ये पर्पज़ है कि आपको बताया जाए कि आपने रीड कैसे करना है। अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। और इस आपका लेक्चर का ये जो टेक्स्ट हम पढ़ें, इसका ये पर्पज़ है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें वो उसका पर्पज़ फाइंड करें। यही मकसद है ना इसका पढ़ने का। बिल्कुल इसी तरह आपने कुछ भी पढ़ना है उसका पर्पज़ फाइंड करना है। ये बस एक जस्ट एग्जाम्पल रिलेट करके मैंने आपको इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है।
Okay, even if he is arguing, he can be arguing coolly and logically. अगर किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं ना, यानी कि दलाइल दे रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं या आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं, तो आपने कूल रह के लॉजिकली डिसएग्री करना है, एंग्रीली एंड हेटेडली नहीं करना। बस आपने ये जज करना है कि बल्कि आप तो राइटर नहीं है ना, आप तो रीडर है ना, तो आपने ये जज करना है उसका कूल एटीट्यूड है, लॉजिकल है, एंग्री वाला है यानी कि गुस्से वाला है, एंग्रीली एटीट्यूड है या हेटेडली एटीट्यूड है। ही कैन सी समथिंग फनी इन द सिचुएशन और समथिंग फ्राइटनिंग, कोई चीज़ फ़नी है सिचुएशन में या कोई चीज़ आपको खौफजदा कर रही है। वैसे इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा कम्प्लेक्स कर रहे हैं। बट अगर आपने पर्पस फाइंड करना है इन ईजी मैनर, ठीक है, सिर्फ वही बात है सारी। Similarly, he can approach his audience, the readers, as friend, as enemy, as equal, or he can talk down to them from a position of authority. समटाइम ऐसा होता है, आप स्टोरी पढ़ रहे हैं ना कि एक दफ़ा का जिक्र है, मैं गाँव में गया, वहाँ मैंने देखा एक दरिया था। अब आपको फील होता है कि आप उसके साथ साथ चल रहे हैं राइटर के, कि आप पहले गाँव को इमेजिन करते हैं, फिर वहाँ दरिया आता है और सारा, ठीक है, फिर आप एज अ फ्रेंड यानी कि आप राइटर के फ्रेंड बन जाते हैं। बाज़ुकात एनिमी, बाज़ुकात उसके इक्वल होते हैं, और समटाइम्स क्या होता है अथॉरिटी होते हैं, ऊपर से कोई कमांड दे रहे होते हैं। ये आपने फील करना है, ठीक है, उसका एटीट्यूड फील करना है कि कौन सा एटीट्यूड है आपके साथ उसका। Attitude then is the author's approach, position, the stance that he adopts to the material he is presenting, the audience that is the reader, and the situation in which he is writing. समझ आ गई एटीट्यूड क्या होता है कि वो सिचुएशन जिसके लिए वो राइट कर रहा है, जिसमें वो लिख रहा है, या वो सिचुएशन जो अपने ऑडियंस को यानी कि रीडर को आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, वो उसका पर्पस होगा। और आपने सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को जब रीड करें उसका पर्पस अंडरस्टैंड करना है। इतनी सारी बहस का सिर्फ ये एक लाइन में मतलब है। ओके, अ गुड क्लू टू द ऑथर्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू द सब्जेक्ट इज हिज टोन। अब वो कह रहा है, अब आपका पहला उसका पर्पस फाइंड करना है ना, पर्पस फाइंड करने के लिए उसके एटीट्यूड को अप्रोच करें, एटीट्यूड को अप्रोच करने के बाद उसकी टून को अप्रोच करें, टून फाइंड करें। दिस इज द वॉइस इन विच ही इज स्पीकिंग टू यू, द लैंग्वेज, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ही चूजेस टू राइट, it is through the author's tone that we senses his wit, humor, sadness, indignation, friendliness, etc. यानी कि अगर तो वो फॉर्मल मैनर में लिख लेना कि आपको कह रहा है कि यार इस तरह करके, इस तरह मतलब फॉर्म, फिर आपको पता चलेगा उसकी टून आपके साथ फ्रेंडली है। अगर वो कोई आपको समथिंग आपका स्ट्रेंज कर रहा है, यानी कि आपको एज अ स्ट्रेंजर वो आपको कह रहा है, आपसे ट्रीट कर रहा है, आई मीन, तो आपको पता चलेगा कि इसकी टून फ्रेंडली नहीं है, ये मतलब इस तरह एज अ गैप रख के एक रीडर और राइटर में रहता है, उस तरह आपको डील कर रहा है। ये आपकी टून, अगर उसकी टून गुस्से वाली है, ह्यूमर वाली है, फ़नी है, ये भी आपने, अब वो बोलेगा तो नहीं ना टेक्स्ट, आपने उसको पढ़ के ये जज करनी है, पर्पस भी, एटीट्यूड भी और टून भी। Just as a speaker's voice can project a range of feelings, as a writer's word and phrases can project one or more tones of feeling. कह रहे कि जैसे एक बोलने वाले की स्पीकर की आवाज़ से आपको पता चलता है ना उसकी फीलिंग्स का, उसकी टोन से, ऐसे ही आपको लिखने वाले के फ्रेजेस से, वर्ड से, कॉमा से और वट एवर जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनसे आपको उसकी लिखने की फीलिंग्स और टोन्स का पता चलता है। Understanding tone is an important part of understanding what the writer has written. Sometimes tone is evident from the first line, from the first paragraph. Sometimes the tone, purpose and attitude will not be evident or clear to you until the entire piece of text has been read. कि बाज़ूकात ऐसा होता है कि टून और पर्पस और एटीट्यूड आपको पहली लाइन से पता चल जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब तक आप पूरा टेक्स्ट ना पढ़ें आपको नहीं पता चलता। ये तो एक ऑब्वियस बात है। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स आर कम्प्लेक्स, कि जो मुसन्निफ़ होते हैं और उनका काम कम्प्लेक्स थोड़ा सा पेचीदा होता है, सबका भी नहीं होता, लेकिन ये है कि एक स्किल है इसको अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना, कम्प्रीहेंड करना, इट टेक्स टाइम। An author may use different types of writing to put forward his views. He may narrate, describe, explain और argue. जैसे ऊपर हमने कम्युनिकेशन के 3 वेज पढ़े, ऐसे ही लिखने के अंदाज होते हैं कि नरेट का मतलब होता है जैसे आप कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है आप उसकी डिटेल बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एक्सप्लेन जब कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसकी तशरीह बता रहे हैं। आर्ग्यू में क्या आप लॉजिक्स दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं उस पर, मतलब डिफरेंट तरीके से एक राइटर लिख सकता है। Not all writings fits neatly into one of these categories.
ही मे कंबाइन ऑल दिस टाइप्स इन वन पीस ऑफ राइटिंग। अब वो कह रहे ज़रूरी नहीं है जिसमें वो आर्ग्यू कर रहा है तो वो सारी टेक्स्ट में आर्ग्यू ही करता रहे, हो सकता है उसमें आर्ग्यूइंग भी करे, एक्सप्लेनेशन भी करे, डिस्क्रिप्शन भी करे, उसके बाद इंस्टांसेस भी दे दे, यानी कि मिसालें भी दे दे। तो ये सारे के सारे तरीके एक पीस ऑफ राइटिंग में भी जमा हो सकते हैं, अलग-अलग भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? Description and narration are often used to help developing a further purpose, either exposition or argument। कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन इकट्ठे यूज़ होते हैं पर्पस को फर्दर डिवेल्प करने के लिए, यानी कि आपका जो मकसद है उसको ज़्यादा मोर आप कह लें वास्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये डिस्क्राइब करते हैं। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, आप उसकी डिटेल बता रहे हैं, उसको समझाने के लिए ना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसकी। और नरेशन कह रहे हैं कि आप जैसे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कुछ चीज़ नरेट करते हैं। और ही में यूज़ एक्सपोजिशन टू डेवलप एन आर्गूमेंट। ये आगे ना आप सारे पीस ऑफ ये राइटिंग स्टाइल पढ़ेंगे, एक्सपोजिशन भी, नरेशन भी, आर्ग्यूइंग भी, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन सारे आगे डिटेल में दिए होंगे, इसलिए डोंट वरी। अगर यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बस जो मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे आप ग्रैस्प कर लें। ओके, Thus, you may find combination of purposes involved in what you read. The same approach can apply to humor and entertainment. If you can find out what is the underlying purpose, the intention of the author, and what technique or strategy he is employing, then you are successful reader. कि आप अच्छे रीडर, सक्सेसफुल रीडर तब बनेंगे जब आपको पता चलेगा कि वो कौन सा तरीका यूज़ कर ले लिखने का और उसका लिखने का मकसद क्या है। वही जो चीज़ हम बार बार स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, पर्पस, टून, एटीट्यूड, उन चीज़ों पर ही फोकस करना है। All this might not be evident in your first reading, so this means you will have to reread at least this might be necessary till you are a practiced reader। कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक टेक्स्ट पढ़ लिया ना तो आप उसका पर्पस, टून, एटीट्यूड सारी चीज़ें समझ आ जाए, इंटेंशन, उसकी नीयत जो है लिखने का जो उसका पर्पस है, एम है, वो आपको समझ आ जाए। हो सकता है एक ही टेक्स्ट को आप रीड करें फिर भी 2, 3, 4 बार टेक्स्ट पढ़ना पड़े, तब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिले कि व्हाट, वाई एंड हाउ, और उसका पर्पस क्या लिखने का, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी टून क्या है। तो जब तक आप अच्छे रीडर नहीं बन जाते, प्रैक्टिस रीडर नहीं बन जाते, आपको एक टेक्स्ट को एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। किस लिए? उसका पर्पस फाइंड करने के लिए, राइटर का। ओके, यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन योर फर्स्ट रीडिंग टू ब्रिंग यू द कम्प्रीहेंशन। वही बात जो आपको बताई मैंने कि एक बार की रीडिंग पे आप रिलाई नहीं कर सकते, यानी कि उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। आप अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार टेक्स्ट पढ़ें तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। The analytical understanding, okay, this is called, which I am saying, comprehension, grasping, analytical understanding, okay, but the clues that your first reading will supply will then be valuable in your rereading। कि आपकी पहली रीडिंग से आपको जो क्लूज़ मिलेंगे, क्लूज़ कहते हैं सुराग, कि आपको लगेगा कि यहाँ ये बात हुई है तो हाँ यार राइटर का यहाँ ये पर्पस होगा, ये मकसद होगा, तो आप दोबारा पढ़ेंगे जब उसको, तो आपका वो जो क्लू है उसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको हो सकता है वो सपोर्ट करे आपकी दूसरी रीडिंग। बार बार रीड करने से आपको क्लियर आंसर मिल जाए कि वट वाज द पर्पस ऑफ राइटर या वट इज़ हिज पर्पस ऑफ राइटिंग। ओके, द सेकेंड टेक्निक दैट द राइटर यूजेज द व्हाट क्वेश्चन। अभी तक हम सिर्फ वाई क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, अब हम व्हाट क्वेश्चन पे आए हैं। ओके, व्हाट द राइटर सेज इन द ओरल स्टेटमेंट एंड द मेजर सब पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट लीड्स अस टू द ऑथर्स बेसिस। कि ऑथर की बेसिस क्या, बेसिक क्या है, किन बुनियादों पे उसने लिखा है, क्या लिखा है, किन बुनियादों पे लिखा है, ये हम व्हाट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बेसिक स्टेटमेंट, हिज थीसिस स्टेटमेंट अबाउट हिज सब्जेक्ट। आपको पता है टॉपिक सेंटेंस होता है हर एक स्टेटमेंट का, हर एक टेक्स्ट का, जो आपको टॉपिक बताता है, जिसको आप बेसिक स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो बेसिक स्टेटमेंट से या थीसिस स्टेटमेंट से के आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द आपको व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो उसने लिखा है वो क्या लिखा है, व्हाट इज़ बीइंग रिटन इन दिस पीस ऑफ राइटिंग। ओके, फॉर यू द रीडर द थीसिस आल्सो इंडिकेट्स व्हाट इज द राइटर इज नॉट सेइंग। अब थीसिस स्टेटमेंट ये भी बताएगी कि वो क्या नहीं कहना चाह रहा, जो कहना चाह रहा है वो तो बताएगी, जो व्हाट इज़ नॉट सेइंग, जो उसका मतलब नहीं है, वो भी डिस्क्राइब करेगी। इट शोज यू द लिमिटेशन द राइटर हैज़ सेट फॉर हिमसेल्फ। कोई लिमिटेशन उसने सेट की कि उसके जो टेक्स्ट का सिर्फ ये मतलब है, आप इसको कोई और मतलब ना इसका लें, ये लिमिटेशन है ना राइटर की तरफ से, आपको ये भी व्हाट क्वेश्चन में पता चलेंगी। ओके, how much of the general subject he is going to deal with, a good reader makes sure that he reads within the boundaries of those limitations। एक अच्छा रीडर को पता होना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए कि उसका जो मतलब है, उसकी जो लिमिटेशन की बाउंड्रीज है उनके अंदर रहते होते अंडरस्टैंड करे बात को। ये ना हो कि वो आप कह लें ओवर थिंकिंग कर ले या एग्जैजरेशन कर ले या मिसअंडरस्टैंड कर ले, ये बहुत डेंजरस है। ओके, रीडिंग में
To help readers understand the main points, authors try to present supporting details in clearly organized way. रीडर को मेन पॉइंट समझाने के लिए ऑथर क्या करता है, स्पोर्टिंग डिटेल्स को क्लियर वे में ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि मुनज़्ज़म अंदाज में लिखता है. Details might be arranged in any of several common patterns. Sometimes authors may build a paragraph or longer passage exclusively on one pattern. Very often the patterns are mixed. Be recognize the pattern. You, the reader, will be better able to understand and remember what you read. कह रहे कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ना राइटिंग के, जैसे क्रोनोलॉजिकल पैटर्न हो गया, आप कह लें, और भी इस तरह के पैटर्न. मतलब ये है कि आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ. जैसे आप सपोज करें कि आप अल्लामा इकबाल पर ऐसे लिख रहे हैं एक, अब आप उसको इस पैटर्न में चलेंगे. सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर उनकी जो आप कह लें प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर मैट्रिकुलेशन, फिर इंटर लेवल की एजुकेशन, उसके बाद फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, उसके बाद हायर एजुकेशन. मतलब आप एक ऑर्डर में चलेंगे, पैटर्न में चलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप पहले उनकी डेथ का जिक्र कर दें, उसके बाद आप उनको बर्थ का जिक्र करें, उसके बाद फिर आप उनको मास्टर करवाएं, फिर मैट्रिकुलेशन. मतलब इस तरह मिक्सअप नहीं करेंगे आप एक पैटर्न वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे. ये बात बताना समझाना चाह रहा है यहाँ आपको कि एक अच्छे रीडर ने एक अच्छे राइटर ने ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ लिखा होता है, और अच्छा रीडर वो होता है जो उसको ऑर्गेनाइज वे में ही ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए और उसका जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर पाए जिस पैटर्न में उसने लिखा हुआ है. ये तो मैंने आपको एक ईजी सा पैटर्न समझाया, और भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं. आप हर पैटर्न को एक अच्छे रीडर को अंडरस्टैंड करना चाहिए. The most commonly used pattern of organizations or subdivision are time order sequence. ये जो मैंने आपको बताया कि पहले वो पैदा हुए ना तो हम पहले वो लिखेंगे, उसके बाद उन्होंने प्राइमरी किया तो फिर वो लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी किया तो वो, मतलब जिस तरह टाइम ऑर्डर है वैसे ये मोस्ट कॉमन आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है जो मैं आपको बता दिया. अच्छा, टाइम ऑर्डर या सीक्वेंस के अलावा और कौन से ऑर्गेनाइजेशन का वे है, लिस्ट ऑफ आइटम्स. कि आइटम्स, कुछ आप आइटम्स का जिक्र करें, कुछ बड़े आइटम्स है, छोटे आइटम है, आप बड़े से छोटे की तरफ मूव कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ. ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का, ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है. कंपैरिजन और कंट्रास्ट वे में लिख सकते हैं. कॉज एंड इफेक्ट, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, ये सारे पैटर्न्स हैं आपके राइटिंग के. ओके, These subdivisions complete the pattern of the writer's basic statement, his thesis, his main thought. ये जो subdivisions किया ना कि आप इस वे से लिख सकते हैं, सबसे पहले उसकी बेसिक स्टेटमेंट, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर स्पोर्टिंग डिटेल्स. ये subdivision जो है उसके मेन थॉट को, उसके बेसिक आइडिया को आप तक पहुंचाएंगे. The reader's recognition and understanding of these subdivisions are a part of answering the question how. अब थर्ड हम हाउ क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं कि जो सब डिवीजन्स हमने बनाई है ना कि उस वो किस वे में लिखेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, यानी कि एक टेक्स्ट की हमने ढेर सारी डिवीजन बना दी है ना, ये भी होगा, ये भी. एक एक डिवीजन को आपने अंडरस्टैंड करना है और एक एक डिवीजन में एक आपके क्वेश्चन का, पहले हमने वाई क्वेश्चन का आंसर लिया, फिर व्हाट का, अब हाउ का. अब ये जो सब डिवीजन ऊपर डिस्कस किए हैं ये हाउ क्वेश्चन का आंसर देंगी. द थर्ड इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज बाय द राइटर. Recognition of the main subdivision is recognition of the technique and devices of the organization. कि मेन सब डिवीजन होता है कि एक उसका टेक्स्ट है, उसने छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया. वो सब डिवीजन को आपने अंडरस्टैंड करना है, उनको आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये इतना में, इतने पार्ट में उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इतने में उसने डिटेल बताई हुई है, और आगे इतनी सी डिवीजन में उसने कंक्लूड किया हुआ है अपने टॉपिक को, अपने टेक्स्ट को. ये चीज़ ऑल दो के राइटर बाय हेडिंग इनको मेंशन ना करें, लेकिन इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है, ये एक आपकी एक अच्छी टेक्निक है, अच्छी रीडिंग स्किल होगी. पैराग्राफ एंड पर्टिकुलरली टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट क्लूज. सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को क्या है, पैराग्राफ और उनके जो पैराग्राफ्स के जो पहले सेंटेंसेस हैं वो. ठीक है, हर पैराग्राफ का सेंटेंस मतलब टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि वो टॉपिक बताएगा ना आपको. The topics of the individual paragraph are the core statement in explaining the thesis. Each paragraph will make some kind of core statement and then develop it with some concrete details. Thesis कहते हैं वो जिसको हम पर्पस नहीं ऊपर कर रहे डिस्कस, उसी को thesis भी कहेंगे. कि एक टेक्स्ट है, एक ऐसे है, उसका एक ही आप समझ लें. जैसे मैंने आपको भी अल्लामा इकबाल के ऐसे की एग्जांपल दी, अल्लामा इकबाल पे ऐसे है, उसका टॉपिक तो एक है. अब एक पैराग्राफ में आपने उनकी सेकेंडरी एजुकेशन का जिक्र कर दिया, नेक्स्ट में आपने उनकी हायर एजुकेशन का डिस्कस कर दिया. तो अब जो हायर एजुकेशन वाला पैराग्राफ है वो आप स्टार्ट एक ऐसे स्टेटमेंट से करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि इस पूरा पैराग्राफ में आपने उनकी हायर एजुकेशन का बताया, उनके PhD, उनकी जो लॉ डिग्री, उसके बाद बैचलर या वट एवर जो भी उनकी इंग्लैंड की हायर एजुकेशन है उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया.
अब आपका मेन पर्पस तो अल्लामा इकबाल है ना पूरा टॉपिक, अब उसकी सब डिवीजन है उनकी हायर एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ एक सब डिवीजन बन जाएगा, उसके बाद उनकी जो ये है एज अ पोइट जो लाइफ है वो सब डिवीजन एक बन जाएगा, और सारा मतलब एक इस्लामिक हीरो के तौर पे भी उनका जो है हिस्ट्री में रोल वो भी एक सब डिवीजन बन सकती है। नोट कर रहे हैं ना मेरी बात को, कि इस तरह से सब डिवीजन बनाएंगे और इनको अंडरस्टैंड करना है, हर पैराग्राफ में एक एक सब डिवीजन बनती जाएगी। In longer pieces, a number of paragraphs may form a subdivision, each contributing to the total understanding. वही बात जो मैंने आपको क्लियर कर दी। Relationship between the parts are conveyed throughout a text by transitions. Recognition of these transitions, the movement from or connection between one part and the text will lead to a general improvement of your reading. In other words, it means noticing important words and phrases which connect the parts. These may be function words or content words. कह रहा है कि ऐसी बात ना हो कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेट ही ना कर रहा हो, यानी कि डेफिनेट बात है अगर आप एक टॉपिक पे लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। और सेम है आपको अंडरस्टैंडिंग में भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फंक्शन वर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग एंड यूज तो मैटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज़ कि फंक्शन वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग का भी और राइटिंग का भी, और ये नहीं मैटर करता कि सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ये हमेशा यूज़ होते हैं रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। होते क्या है कि दीज आर द स्मॉल वर्ड्स सच एज इन, एट एंड बट, ये फंक्शनल वर्ड्स हैं। अब फंक्शनल वर्ड्स की आपको डेफिनेशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉल वर्ड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हर किस्म के टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। इन, एट एंड बट, द, ये सारे फंक्शनल वर्ड्स हैं। द प्रोपोजिशंस अब भी आते हैं फंक्शनल वर्ड्स में, कंजंक्शंस, मॉडिफायर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये फंक्शनल वर्ड्स की डेफिनेशन है और उसमें आता क्या क्या है, ये 2-3 चीज़ें जो डिस्कस की मैं ये आपने मेमोराइज कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। They establish emphasis and relationship between the parts. They are the chief clues to the organization of a piece of writing. Piece of writing में organization पैदा करती हैं, उनको एक मुनज़्ज़म अंदाज में piece of writing को शो करती हैं, डिस्प्ले करते हैं, पेश करते हैं। कौन भला? फंक्शनल वर्ड्स, ओके। कंटेंट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, अब देखें पहले फंक्शन वर्ड की डेफिनेशन हमने की, अब हम कंटेंट वर्ड्स की करने लगे हैं, ये भी याद करनी है कि ये कौन से लफ्ज़ होते हैं। दैट आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी मखसूस पीस ऑफ राइटिंग के वो सेंट्रल होते हैं। दैट आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। आगे पढ़ते हैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि दे आर ऑफन वर्ड्स दैट आर मोस्ट फुली डिफाइंड, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया गया होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी बाय डेफिनेशन। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द ऑथर एज्यूम्स यू नो देयर डेफिनेशन। समटाइम ऐसे भी होता है कि उनको डिफाइन नहीं किया जाता क्योंकि ऑथर तो ये सोचता है कि ये तो कॉमन वर्ड हैं, जनरल वर्ड्स हैं, जो मेरे रीडर्स हैं वो उनकी डेफिनेशन पहले से ही जानते होंगे। In either case, you, the reader, have to be sure you understand these keywords. कि आपको अगर तो राइटर ने डिफ़ाइन किए हैं और अगर वो कीवर्ड्स फुली डिफाइंड नहीं है कंटेंट वर्ड्स, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उनके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें पहले। Also, you need to notice how an author modifies key contents words at different parts of the text. कॉन्टेंट्स वर्ड जो है हर तरह से एक तरीके में नहीं यूज़ होते हैं, मतलब एक ज़िमन में नहीं इस्तेमाल होते। बाज़ुकात कहीं और उनका कोई और मतलब है, कहीं किसी और जगह उनका कोई और मतलब है। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं ना, आपको पता है कि एक जगह पे एक मानी दे रहे हैं तो अगर दूसरी जगह पे वो इस्तेमाल होंगे दूसरे कॉन्टेक्ट में वो थोड़े डिफरेंट वे में यूज़ होंगे। ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है तो यहाँ इसका ये मतलब है, अगर ये इस वे में यूज़ हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस ज़मन में यूज़ हुआ है तो यहाँ इसका ये मतलब होगा। सॉरी He may use synonyms, that is use other words with similar meaning, और he may use antonyms. Synonyms, antonyms तो आपको पता है ना क्या होते हैं, वर्ड्स जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, उनको एंटोनिम्स कहते हैं। जिनके सेम मीनिंग्स हैं उनको सिनोनिम्स कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, बल्कि हमने खुद दिन पे एक्सरसाइज की हुई है। Okay, the successful reader learn to recognize and understand the clues that the writer gives. जो एक कामयाब रीडर होता है क्या करता है, क्लूज ढूंढता है। क्लूज मतलब जो उसने सुराग दिए होते हैं राइटर ने, उनको ढूंढता है। दिस कैन ओनली हैपन थ्रू प्रैक्टिस रीडिंग। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। अच्छा अब देखें, हमने इसमें 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं सिर्फ, व्हाट, व्हाई, हाउ, पर्पस, टून, एटीट्यूड और फंक्शन वर्ड्स और कॉन्टेंट्स वर्ड। बस ये सब अंडरस्टैंड कर लें तो यू हैव ग्रास्प्ड दिस लेक्चर, यू हैव comprehended दिस लेक्चर एंड यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।